हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। यह लीडिंग डेथ कॉज है आफ्टर कैंसर एंड हार्ट अटैक, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या होती है डायबिटीज़ मेलिटस, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कौन से वो हार्मोन्स हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो समझेंगे सब कुछ डिटेल में आज इस वीडियो में। आपको इसके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ आज बहुत ही रैपिड स्पीड से फैल रही है। अगर हम किसी सब्जेक्ट को अच्छे से समझने लगते हैं तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, या फिर हम कैसे पेशेंट की देखरेख कर सकते हैं, या फिर हम इसको आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से समझने लगते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या होती है डायबिटीज़ मेलिटस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डायबिटीज़ का मतलब ग्रीक में होता है रनिंग थ्रू, और मेलिटस का मतलब हुआ स्वीट, मतलब कि जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है या स्वीटनेस बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। अभी थोड़ा बेसिक समझते हैं। जैसे कि हमने फूड कंज्यूम किया, वो ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज में। ग्लूकोज जो कि एनर्जी का सोर्स है और हमारे सेल्स को उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन ग्लूकोज का सेल्स के द्वारा सही से यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है इंसुलिन के ऊपर। अभी समझते हैं कि इंसुलिन क्या होता है और ग्लूकागोन क्या होता है। एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस वर्ड से समझिए कि जब हमारी बॉडी अपना बैलेंस बना कर रखती है, या फिर इसमें जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जैसे कि टेम्परेचर हुआ, फ्लूइड का बैलेंस हुआ, ये सब बैलेंस बना के रखना, कांस्टेंट बना के रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। उसी तरह से ग्लूकोज होम्योस्टेसिस होता है, मतलब कि ब्लड में या बॉडी में ग्लूकोज का बैलेंस बना कर रखना कहलाता है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। और इसके लिए जिम्मेदार होते हैं दो हार्मोन, एक हुआ इंसुलिन और दूसरा हुआ ग्लूकागोन। इंसुलिन जो कि हमारी पैनक्रियाज के बीटा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, वहीं ग्लूकागोन हमारी पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों हार्मोन हमारी ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस बना कर रखते हैं। आगे हम ये भी समझेंगे कि इंसुलिन का क्या काम होता है और ग्लूकागोन का क्या काम होता है। हम जैसे जैसे कोई भी टर्म आएगा उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। चलिए पहले इंसुलिन को थोड़ा समझ लेते हैं। इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज की बीटा सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। यह हमारे फैट, प्रोटीन, कार्ब्स के मेटाबॉलिज्म में जिम्मेदार होता है और इसको एनाबॉलिक हार्मोन माना जाता है क्योंकि ये ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करता है, और इसका जो इफेक्ट होता है उसको हम हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब कि ये ब्लड शुगर को मैनेज करता है, जैसे ही शुगर बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करता है और सेल्स में धकेलता है या फिर सेल्स को यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है। इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी बराबर क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। और इंसुलिन पर जो इन्फ्लुएंस है वो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इनटेक और प्रोटीन के इनटेक का है। जब हम कार्ब रिच मील लेते हैं तब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बॉडी के द्वारा ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर जाएंगे तो उसको नॉर्मल लाने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। और जब हम हाई प्रोटीन मील लेते हैं तो उसमें भी इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आर्जिनिन और ल्यूसीन ये दोनों पोटेंट स्टिमुलेटर हैं हमारी इंसुलिन की। तो इस वजह से इंसुलिन के प्रोडक्शन में इनका इन्फ्लुएंस रहता है। और इंसुलिन के इफेक्ट को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट। यह आप याद रखिएगा, आगे की वीडियो में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो है पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स से प्रोड्यूस होता है और यह हार्मोन हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट देता है। मतलब कि जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उसको बढ़ाने के लिए ग्लूकागोन का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये दोनों हार्मोन हमारी ग्लूकोज होम्योस्टेसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं या फिर उसको बना कर रखते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर आ रहा होगा, आप इसको बड़े ध्यान से देखिए। इसमें साफ साफ हार्मोन्स का रोल बताया गया है और किस तरह से आपको दिखाया गया है कि जो ब्लड ग्लूकोज का होम्योस्टेसिस है वो किस तरह से बना कर रखा जाता है। इस पिक्चर में एक तरफ इंसुलिन है जो कि बड़ा एनिमल है और दूसरी तरफ और हार्मोन्स है जो कि छोटे छोटे एनिमल्स हैं। तो ये सारे मिलकर आपको हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट देते हैं और इंसुलिन जो है वो आपको हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट देता है। अभी समझते हैं कि डायबिटीज़ मेलिटस कितने टाइप की होती है। तो इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला हुआ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस और दूसरा हुआ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस की, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 1, जो कि लगभग 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें
ख़ास तौर से होता है। और इसकी जो टोटल हम डायबिटिक पेशेंट्स में क्वांटिटी की बात करें या फिर कितने लोगों को होता है, तो 10% के आसपास डायबिटिक पॉपुलेशन में टाइप 1 होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ को समझने के लिए जैसा कि हमें पता है कि जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज होते हैं, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से और हमारी इम्यूनिटी के अलग तरीके से काम करने की वजह से जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं पैनक्रियाज की, उनको हमारी बॉडी या फिर टी सेल्स खुद से डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि बीटा सेल्स ही इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं। और जब बीटा सेल्स मार दिए जाएंगे, कम कर दिए जाएंगे, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तब आपके पास इंसुलिन कम मात्रा में बनेगा और ऐसी कंडीशन बन जाती है टाइप 1 डायबिटीज़ की। सिम्टम्स जब आते हैं जब तक 90% तक बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में या तो इंसुलिन बिल्कुल बनना बंद हो जाता है या फिर बहुत कम मात्रा में बनता है, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो रेस्ट रहते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, पहले उनकी बात कर लेते हैं। इनके सिम्टम्स में सबसे पहले हुआ पॉलीफेजिया। पॉली का मतलब हुआ अलॉट एंड फेजिया का मतलब हुआ ईटिंग। यह कैसे क्रिएट होता है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। जैसे कि ब्लड में ग्लूकोज है लेकिन सेल्स को सप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बॉडी सर्वाइव करने के लिए क्या करती है कि फैट को ब्रेक डाउन करती है और मसल्स को ब्रेक डाउन करती है। उसके वजह से हमारा जो हंगर है वो बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। दूसरा सिम्टम होता है ग्लाइकोसूरिया। इसका मतलब हुआ, ग्लाइको से मतलब हुआ ग्लूकोज और यूरिया का मतलब हुआ यूरिन। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि 180 mg/dl तक पहुंच जाती है, तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है कि उसको ब्लड ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू बाहर फेंकती है या फिर उसको बाहर निकालती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। तीसरा सिम्टम आता है पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब हुआ अलॉट एंड यूरिया का मतलब हुआ यूरिन। जब बहुत ज़्यादा यूरिन आने लगता है, सप्लाई बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। और फोर्थ सिम्टम हुआ पॉलीडिप्सिया। मतलब जब यूरिन ज़्यादा आएगा तो हमारा डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा और उसके वजह से थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉली का मतलब हुआ अलॉट और डिप्सिया का मतलब हुआ थर्स्ट। तो जब हमारी प्यास ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं हम DKA। कीटोएसिडोसिस का मतलब हुआ जब हमारी बॉडी ज़्यादा मात्रा में कीटोन प्रोड्यूस करती है। नाम से समझिए, एसिडोसिस मतलब कि ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। यह कैसे बढ़ती है ये भी समझ लेते हैं। टाइप 1 के केस में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ऊपर हैं और हमारी सेल्स को ग्लूकोज का सप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सेल्स क्या करेंगी कि ब्रेक डाउन करेंगी फैट को एनर्जी के लिए। तो वो फैटी एसिड से हमारा लीवर कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करेगा और ज़्यादा मात्रा में कीटोन बॉडी प्रोड्यूस करेगा। कीटोन जो होते हैं वो सेम एनर्जी का एक सोर्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज होता है जिस पर हमारा ब्रेन और बॉडी काम करती है। तो वहाँ से हमारा कीटोन बनने लगा ज़्यादा मात्रा में, जो कि हमारा लीवर बना रहा है। और उसके अलावा जो हमारा ब्लड है उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोएसिडोसिस। और इसमें नोजिया, वॉमिटिंग जैसे बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। यह ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है और टाइप 2 के केस में बहुत कम होता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें आपका जो डिहाइड्रेशन है उसको सही करने के लिए फ्लूइड्स देने होते हैं, या फिर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं उसको कम करने के लिए इंसुलिन देना पड़ता है। तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट्स हैं वो किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में, जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स के 80 to 90% पेशेंट्स में होती है। मतलब कि यह बहुत कॉमन है। यह कैसे होती है? टाइप 1 में तो हमने समझा कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन उसका एफिशिएंटली हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़ टाइप 2। अगर इसके कॉजेज़ की बात करें तो यह जनरली 30 साल के बाद होती है और यह एक स्लो डिजीज़ है, मतलब कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। जैसे कि 30 साल से शुरू होती है, पहले आप प्री डायबिटिक बनते हैं, फिर आप डायबिटिक बनते हैं। और इसके कॉजेज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं ओबेसिटी, या फिर आप बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम करते हैं और बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। और जेनेटिक्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि डायबिटीज़ टाइप 2 रिवर्सिबल होती है, यानी कि जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स होते हैं उनमें सिर्फ डाइटरी और लाइफस्टाइल चेंजेस करके इसको रिवर्स किया जा सकता है।
अभी आपकी स्क्रीन पर एक कंपैरिजन आ रहा होगा जहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ को हमने कंपेयर किया है, उसको ज़रा ध्यान से पढ़िए। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बच्चों में होती है और जनरली 10% के आसपास पॉपुलेशन को होती है। वहीं ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो 80 to 90% पॉपुलेशन में होती है और ओबीस लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसकी एज की बात करें तो 30 साल के बाद ज़्यादातर लोगों में होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनता ही नहीं या फिर बहुत कम मात्रा में बनता है। और वहीं टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करें तो सही से ब्लड ग्लूकोज सेल्स को नहीं मिल पाता है, यानी कि हमारी बॉडी ग्लूकोज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाती है। और जैसा कि हमने समझा कि जो टाइप 1 है वो कम लोगों में होती है, यानी कि यह रेयर डिजीज़ है। हमने यह भी समझा कि टाइप 2 डायबिटीज़ धीरे धीरे लंबे समय में बनती है और टाइप 1 डायबिटीज़ को ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इस प्रकार से हमने दोनों चीज़ों को क्लासीफाइड और कंपेयर कर लिया। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के अलावा भी 2 और टाइप्स होते हैं। एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ और दूसरा होता है ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होता है वो प्रेगनेंसी के केस में होता है और ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज़ जो होता है वो स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं, उनको लेने की वजह से हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ऊपर हो जाते हैं या फिर एलिवेटेड हो जाते हैं, उसकी वजह से होता है। अब बात डायग्नोसिस की करते हैं कि कैसे पता लगता है कि हमको डायबिटीज़ है। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ टेस्ट दिख रहे होंगे, हम एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हुआ फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट, मतलब कि फास्टिंग स्टेट में सैंपल लिया जाता है। जनरली 8 से 10 घंटे का फास्ट होता है। अगर 100 से 125 mg/dl हमारा ब्लड ग्लूकोज हुआ फास्टिंग का तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं। और अगर 126 के बराबर या उससे ज़्यादा होता है तो उसको हम डायबिटिक मान लेते हैं। दूसरा टेस्ट हुआ रैंडम ग्लूकोज टेस्ट, यानी कि किसी भी टाइम पर हम ग्लूकोज को टेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी 100 से 125 mg/dl रहता है तो आप प्री डायबिटिक हैं और 200 से ज़्यादा वैल्यू जाती है तब आप डायबिटिक की रेंज में आते हैं। नेक्स्ट होता है GTT, मतलब कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें आपको ग्लूकोज दिया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है कि आपका ग्लूकोज कितना आ रहा है और इसकी जो वैल्यूज़ हैं आप स्क्रीन पर देखिए। और डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में इनके अलावा भी HbA1c नाम का जो टेस्ट होता है यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यह डायग्नोस करने में कि आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर आप प्री डायबिटिक हैं। इसकी वैल्यूज़ भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी तक हमने जिस तरह से डिस्कशन किया आपने यह देखा होगा कि मैंने एक बार बोला था कि इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों बराबर की मात्रा में हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। सी पेप्टाइड का कुछ खास रोल हमारी बॉडी में नहीं होता है, लेकिन जब ये डिटरमाइन करना होता है या पता लगाना होता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वैसे केस में सी पेप्टाइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सी पेप्टाइड कम बन रहा है या नहीं बन रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, और अगर सी पेप्टाइड की लेवल्स ज़्यादा हैं तो इसका मतलब हुआ कि इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे हमें यह पता लग जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है। मुझे यह पता है कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो गई है और आप थोड़े थोड़े बोर होने लगे होंगे, लेकिन बस हम इस वीडियो को ख़त्म ही करने वाले हैं। आखिरी में हमारा बचा है ट्रीटमेंट। टाइप 1 डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें इंसुलिन थेरेपी एकमात्र सॉल्यूशन होता है, और वहीं डायबिटीज़ टाइप 2 की ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है डाइटरी चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस, दूसरे नंबर पे आती है एक्सरसाइज, और फिर आता है मेडिकेशन। और ये सारी चीज़ें जब सही से काम नहीं करती हैं तो कुछ रेयर केसेस में इंसुलिन थेरेपी का सहारा लिया जाता है। तो ये तो हो गई ट्रीटमेंट की बात। अभी तक हमने इस वीडियो में जो कुछ भी समझा है उसको फिर से दोहराने की ज़रूरत है, इसलिए हम एक समरी का सहारा लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहा है, उसको ज़रा ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला पॉइंट है, हमने आज इस वीडियो में समझा कि डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो इनसफिशिएंट और इनएफिशिएंट इंसुलिन की वजह से होती है। हमने यह भी जाना कि इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दोनों हार्मोन होते हैं जो कि बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स हमारी पैनक्रियाज प्रोड्यूस करती हैं, और उसी की वजह से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज होमियोस्टेसिस होता है वो बरकरार रहता है। आगे हमने समझा कि जो फास्टिंग ग्लूकोज होता है हेल्दी इंडिविजुअल का वो 70 to 100 mg/dl होता है, और उसके ऊपर प्री डायबिटिक और डायबिटीज़ की कंडीशन बनती है। उसके अलावा डायबिटीज़ को पता करने के जो टेस्ट होते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की बात हमने की, HbA1c समझा, और उसके अलावा फास्टिंग ग्लूकोज की बात की। हमने डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस कवर नहीं कर पाए, तो अभी समझ लेते हैं कि इसकी वजह से ब्लाइंडनेस और किडनी डिजीजेस, हार्ट अटैक, दिल की बीमारियां, ऐसी बहुत सारी
जो क्रोनिक कंडीशंस होती हैं उनका खतरा बढ़ जाता है। और आखिरी में मैनेजमेंट की बात की तो उसमें डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंज, यह चेंजेस डायबिटीज़ टाइप 2 के केस में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यहाँ तक कि जो मैक्सिमम डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट्स हैं वो सिर्फ वजन घटा लें और एक्सरसाइज शुरू कर दें तो उससे उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स ड्रॉप होने लगते हैं। तो लाइफस्टाइल चेंज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो फाइनली हमने डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, समझा। आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिससे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चीयर्स।